नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर में 7 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, पत्रकार से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक शामिल। कमला नदी और भूतही नदी में लहर मार रही उफान पर, झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत। दरभंगा और अंदस्ता व ओसीओपी की पुलिस ने 0 माइल से शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 23 बोतल अंग्रेजी शराब व 2 गैलन विदेशी शराब की बरामद। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण। मधवापुर में धौस नदी के प्रवाह से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल हुई बर्बाद। मधवापुर में युवकों ने शुरू किया अर्धनिर्मित रामेश्वर नाथ शिव मंदिर को व्यवस्थित करने का काम। मधुबनी भाजयुमों ने लगाया विशाल रक्तदान शिविर, जिलाध्यक्ष ने की अध्यक्षता। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने कमला पुल और पश्चिमी पूर्वी तटबंधों का लिया जायजा। उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न मामले की जांच, विभिन्न योजनाओं में खर्च की राशि व कई बिंदुओं पर की समीक्षा। बासोपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विधान परिषद के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने की प्रेस वार्ता। मौसम विभाग के द्वारा जारी हाई अलर्ट के मद्देनजर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। और बासोपट्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने चुनाव को लेकर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। बीते 6 जुलाई को साहरघाट में कैंप लगाकर कोविड-19 के जांच के लिए आशंकित लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें फिर 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन संक्रमितों में पत्रकार से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक शामिल है। लोगों में डर बना हुआ है। डन न्यूज एक बार फिर आपसे अपील करती है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। मधवापुर इलाके में 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें एक स्वास्थ्य कर्मी और दूसरे पत्रकार शामिल हैं। तीसरे एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं। चौथे उनकी पत्नी इस चपेट में आई है। इसके अलावा 3 अन्य लोग भी इस संक्रमितों में शामिल है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि पिछले सप्ताह 6 जुलाई को 36 लोगों के कोविड-19 जांच के लिए सैंपल इकट्ठे किए गए थे। उसकी जांच रिपोर्ट से ये मामले सामने आए हैं। सभी संक्रमितों को अगले आदेश तक होम क्वारंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने बताया कि वे लंबे समय से अकेले जांच करते करते खुद बीमार होने की हालत में हैं, इसलिए उन्हें जांच कार्य में मदद के लिए सहयोगी की जरूरत है। उन्होंने जिले के संबंधित अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्या की ओर दिलाते हुए एक सहयोगी को नियुक्त कराने की मांग की है। डन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर काफी डर है। कमला नदी और भूतही नदी में लहर उफान मार रही है। सबसे ज्यादा दहशत बांध किनारे रह रहे लोग व आसपास के इलाके में दहशत है। हालांकि विभाग का दावा है कि सारी तैयारियां कर ली गई है और फिलहाल सब कुछ ठीक है। कमला और भूतही नदी में पानी उफान मारते ही लोग दहशत में आ गए हैं। खासकर कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर जैसे ही गई, वैसे ही झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के नरुवार से लेकर गोपालखा तक एवं दूसरी तरफ रखवारी से लेकर हरना भदुआर होते हुए कंदरपी घाट परतापुर तक के लोग दहशत में आ गए हैं। बांध किनारे व उसके ऊपर रहने वाले वानसदियों में ज्यादा खौफ है। नदी बांध के अंदर रहने वाले लोग अभी से बांध पर अस्थायी घर तैयारी में जुट गए हैं। कई पहुंच गए हैं तो कई पहुंचने वाले हैं। विभाग हालांकि सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, बावजूद लोग बीते वर्ष के अनुभव से डरे हुए हैं। हरना बांध के समीप रहने वाले सरफे आलम का कहना है कि पिछले साल उनका घर बह गया था। 41,000 रुपया की सहायता के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। फिर इस वर्ष पानी सवार है।
हरना के मोहम्मद दुखी कहते हैं कि साल लग जाते घर खड़ा करने में। भदुआर के हरे राम महतो ने कहा कि जहां मेरा घर था वहां आज भी बड़ा तालाब जैसा है। महावीर महतो ने बताया कि हम लोग बाढ़ के त्रासदी झेलकर अभ्यस्त हो जाते हैं। हर साल कुछ माह बांध पर रहना जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। इस वर्ष की तैयारी भी शुरू कर दी है। नदी की दूसरी तरफ गोपलखा के रामदेव पंडित ने बताया कि अभी तक टूटा घर नहीं बना है, फिर भी पन्नी से अंदर की जिंदगी शुरू हो गई है। बीते वर्ष नरवार बांध टूटने पर अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। वार्ड 14 की सदस्य कुसुम देवी कहती है कि घर द्वार बगिया जमीन सब बह गई। सरकार ने जमीन पर्चा दिया मगर अभी तक आईबी में बने टेंट कैंप में रह रहे हैं। इधर झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र स्थित हरना व भदुआर के गांव में लोगों ने किया सड़क जाम। ग्रामीणों का आरोप विभाग तटबंध जर्जर, रैनकट एवं तटबंध में पानी रिसाव का मरम्मती का नाम महज खानापूर्ति कर रहा है। लगातार बारिश होने से तटबंध पर आयरन शीट प्लाइंग का काम फिलहाल रुका हुआ है। विभाग फ्लड फाइटिंग काम पर ज्यादा जोर दे रही है। बाढ़ प्रमंडल 1 व 2 के कार्यपालक अभियंता प्रियशंकर अप्पू और शरद कुमार बांध के स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में बताते हैं। कहते हैं कि वर्षा के साथ रेनकट होना और उसकी मरम्मत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। संसाधन पदाधिकारी होश में आओ, संसाधन पदाधिकारी तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमला के पूर्वी तटबंध को मरम्मत। जल संसाधन मंत्री संजय झा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमला के जोर से बोलिए। पूर्वी तटबंध के भदुआर से लेकर हरना तक दर्जनों जगह पर रेनकट और सीपेज हो रहा है, जिससे काफी लोग डर से त्रस्त हो गए हैं और अपना अपना घर उठा करके ऊंची जगह पर अपना शरण ले रहे हैं। बाढ़ की स्थिति जो है वह बढ़ती जा रही है। 24 घंटा के अंदर में बाढ़ की समस्या जो है वह बहुत खतरनाक उसकी रूप होने जा रही है। और बात इससे पहले की बात है जो 3 बार इससे पहले भदुआर से लेकर भदुआर और गंधरान मौजे में 3 जगह कटान हो गया था। उसमें करीब 160 परिवार जो है विस्थापित हुआ। सरकार के द्वारा उसको किसी प्रकार की मुआवजा नहीं दी गई। आश्वासन पर आश्वासन दिया गया, अभी तक उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुई है। और अभी लोग तटबंध की मरम्मत प्रशासन के द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। नाम बोलो। रामविलास धांगर। कमला नदी के किनारे सैकड़ों घर बसा हुआ है, हजारों घर बसा हुआ है, सैकड़ों नहीं हजारों घर बसा हुआ है। और कमला नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। उसमें मतलब जो है कमला नदी का तटबंध जो है सो पूरा जर्जर है। 2-3 बार टूट गया है, 2006 में, 2004 में, 2002 में, 19 में भी टूटा है। सैकड़ों घर मतलब विस्थापित हो गया। आज तक उसके पुनर्वास के लिए नहीं कुछ मिला है। आने वाला अभी जो है सो मतलब विभाग के द्वारा जो सूचना मिला है, जो पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। यहाँ जो है शहर के किनारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग बसा हुआ है। उसका मरम्मती सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बार बार, और उसका मरम्मती नहीं हो रहा है। हम लोग भैंस के मारे मतलब छौर पकड़ लिए हैं। इसका कोई मतलब इसका निदान नहीं कर रहा है जो सरकार, मतलब जो शहर का कैसा मरम्मती हो क्या हो। हम लोग भैंस से यहाँ शहर के किनारे अभी किए हुए हैं। पानी जो है सब बढ़ रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है। हम लोग भयभीत होकर के यहाँ हैं। कोई सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है। हम लोग मधुबनी जिला के अनाठारी प्रखंड के हरना गाँव में गाँव का मतलब बात है। निवासी हैं। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में दरभंगा और अंदस्ता टीम व ओसीओपी की पुलिस ने ओसी 0 माइल स्थित 2 शराब तस्करों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। 2 गैलन विदेशी शराब बरामद की है। वहीं भैरवा गांव से एक शराब तस्कर के घर छापेमारी कर 23 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिस्फी प्रखंड में दरभंगा उड़ान दस्ता टीम एवं ओसीओपी की पुलिस ने संयुक्त रूप से ओसी 0 माइल स्थित राहुल कुमार एवं मिंटू कुमार के घर पर छापेमारी कर 2 गैलन विदेशी शराब जब्त किया है। इसके साथ ही दोनों गिरफ्तार कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बिस्फी थाना क्षेत्र में भी उड़न दस्ता टीम व बिस्फी पुलिस ने थाना क्षेत्र के भैरवा गांव निवासी मोहम्मद नेमतुल्ला के घर छापेमारी कर 23 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। मोहम्मद नेमतुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर बिस्फी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान और ओसीओपी अध्यक्ष कुणाल कुमार भी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रविवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी एसडीपी अरुण कुमार सिंह ने रविवार को बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान लंबित कांड, अभिलेखा पंजियों, गुंडा पंजी, सीरी 1, सीरी 2 सहित कई तरह के अन्य पंजियों में पाए गए त्रुटि एवं सभी पंजियों को अपडेट करने का कड़ा निर्देश भी दिया। इसके साथ ही कोरोना के जैसे खतरनाक बीमारी के मद्देनजर नियमित रूप से गश्ती करने व क्षेत्रों में पैनी नजर रखने को कहा। साथ ही शराब माफियों पर नकेल कसने को कहा। एसडीपीओ श्री सिंह ने थाना अध्यक्ष को अपने कार्य के प्रति सजग एवं संवेदनशील रहने का दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बिस्फी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, एसआई सुरेंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। कहीं भी जाइए, आप बता रहे यहाँ से यहाँ है, दूरी अगर गांव से बाहर से आप काट लीजिए। महेश प्रसाद यादव। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर इलाके में धौंस नदी के प्रवाह के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। पानी बसबरिया, भोगागाछी, उतरा सहित कई अन्य इलाकों में प्रवेश कर चुका है। वहीं बीएओ शिवनाथ झा ने बताया कि 1 सप्ताह तक धान के पौधे को डूबने में खतरा नहीं है। अगर उसके बाद भी यदि पौधे डूबे रहेंगे तो नुकसान की रिपोर्ट सरकार को की जाएगी। मधवापुर इलाके में धौंस नदी के प्रवाह से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई। बसबरिया, भोगाछी, उतरा, बेंगरा इलाके के खेत में बड़े पैमाने पर पानी प्रवेश किया है। इस मुसीबत से किसानों की परेशानी बढ़ रही है। उतरा के प्रगतिशील किसान मुन्ना चौधरी ने बताया कि कुछ ही महीने पहले क्षेत्र के किसानों ने गेहूं, दलहन व आम फसल को ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया था। आर्थिक रूप से किसानों की कमर टूट चुकी है। हालांकि कुछ किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए मनमाने तरीके से मुआवजे की राशि भी दी, लेकिन सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों ने जैसे तैसे कर्ज लेकर समय से धान की रोपनी की। धान की रोपाई करीब संपन्न कर चुके किसानों के चेहरे पर संतोष की झलक दिखने ही लगी थी। उन्हें भरोसा था कि पिछली फसल नष्ट होने पर भरपाई धान की पैदावार से हो जाएगी, लेकिन नेपाल से आया पानी ने किसानों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर बीएओ शिवनाथ झा ने कहा कि फसल की वर्तमान स्थिति का रिपोर्ट लाने का निर्देश संबंधित कर्मियों को दिया गया है। 1 सप्ताह तक धान के पौधे को डूबने की स्थिति में भी खतरा नहीं है। उसके बाद भी यदि पौधे डूबे रहेंगे तो नुकसान की रिपोर्ट सरकार को की जाएगी। मूसलाधार बारिश होने के कारण धौस नदी में अचानक बाढ़ सी आ गई। धौस नदी के पूरब के तरफ कहीं कोई बांध नाम की चीज नहीं है, जिसके चलते पानी जैसे ही आया बाहर निकल गया और उसके बाद बसबरिया, उतरा, पिछवाड़ा, बसरौनी, डुमरा, बेंगरा, किशनपुर, पकड़छमा, सारा गांव जलमग्न हो गया। उतरा बसबरिया का स्थिति तो बद से बदतर हो रहा है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस बांध को बांधवाया जाए, जिससे लोगों का फसल बच सके। पिछले बार भी फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का रीढ़ टूट गया है।
कमर टूट गया है। इसलिए हम बार बार प्रशासन के अमलाधिकारी से आग्रह निवेदन करते हैं, इस पर ध्यान देते हुए इसको मतलब बढ़िया से किसान को कुछ मिले, जिससे कि किसान अगली फसल के लिए तैयार हो सके। बड़ी दुख की बात है कि बार बार एक ही जगह नदी टूट रही है और कोई देखने वाला नहीं है। ये भावगाछी के आसपास इतना बांध कमजोर है जिसके कारण ये नदी बार बार टूटती है। बांध अगर सही से बंध जाए समय से तो इसको कोई कुछ नहीं पानी बिगाड़ सकता है, लेकिन जब बांध ही नहीं रहेगी तो थोड़ा भी पानी आता है वो टूट जाता है। ऐसी स्थिति में हम आग्रह करते हैं प्रशासन के अमलाधिकारी से, बार बार त्राहिमाम आग्रह करते हैं कि बांध को बनवाया जाए, जिससे इलाके के किसान का भला हो सके। उत्तरा के चारों तरफ लगभग पानी आ गया है और परिस्थिति बहुत विकट से बदतर होने वाली है। इसलिए हम आग्रह करते हैं बार बार कि बांध को बनवाया जाए। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कोरोना महामारी के कारण इस बार श्रावणी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा है। मंदिरें सूनी पड़ी है। वहीं मधवापुर के रेमा गांव में समय का सदुपयोग करते हुए युवकों ने अर्ध निर्मित रामेश्वरनाथ शिव मंदिर को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष श्रावणी महोत्सव पर कोरोना का ग्रहण लगने से मंदिरों में सूनापन दिख रहा है। ऐसे खाली समय को युवकों ने अर्ध निर्मित मंदिर को व्यवस्थित करने में लगाना शुरू कर दिया है। रेमा के रामेश्वरनाथ मंदिर पिछले 1 दशक से अर्ध निर्मित अवस्था में है। उसे आवारा पशुओं ने उपद्रव से बचाने के लिए स्थानीय युवकों ने व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया है।
सामाजिक स्तर पर चंदा लेकर युवकों की टोली ने अपना श्रमदान दे रही है। बांस, बल्ले और बैरिकेडिंग किया जा रहा है। खुली छत को ढकने के लिए गुंबजनुमा छप्पर लगाकर उसे आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। फूल और फलों के पौधे लगाने की योजना है। फूल और फलों के पौधे से निर्माणित कार्य में युवकों की मान्यता की गई है कि कोरोना काल के पूजा में लगी सरकारी बंदिश के दौरान मंदिर का कालेपन कराना ही उनकी पूजा होगी। निर्माण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक होटल में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष ने किया। इस दौरान कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी सावधानियां बरती गई और रक्तदानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मधुबनी शहर के होटल वाटिका में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में भाजयुमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विशाल रक्तदान शिविर लगाने का कार्यक्रम किया गया। रक्तदान शिविर में सदर अस्पताल ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार झा के देखरेख में रक्तदान लिया जा रहा। डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि रक्त देने से कई तरह की बीमारियां से बचाव होता है, रक्तदान करना चाहिए। इनके सहयोग में सीनियर लैब टेक्नीशियन अशोक कुमार सिंह और भावेश जी मौजूद थे। ऐसी क्रम में मधुबनी भाजयुमो युवा जिला अध्यक्ष राहुल राज की अध्यक्षता में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन संतू नगर स्थित वाटिका होटल सभागार में किया गया। रक्तदान शिविर में दीप प्रज्वलित एवं भाजपा जनसंघ के आदर्शों का पुष्पांजलि और नमन कर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा एवं भाजयुमो जिला अध्यक्ष राहुल राज ने कार्यक्रम का आगाज किया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष राहुल राज ने कहा कि जिस तरह से पूरे जिले भर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है, इसको देखते हुए भाजयुमो मधुबनी ने इस विपरीत परिस्थिति में रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद करने की ठानी है। राहुल राज ने कहा कि रक्तदान महादान और मानवता की रक्षा का कार्य है। जिला अध्यक्ष ने सभी युवा साथियों को इस कोरोना महामारी के भयावह स्थिति में पहुंचने के बावजूद भी राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा हेतु रक्तदान शिविर में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत आभार जताया। राहुल राज ने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा के सानिध्य एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तथा सभी मंडलों के युवा अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों एवं जिला कार्य समिति सदस्यों की मेहनत की वजह से कार्यक्रम के मूल उद्देश्य मानवता सेवा ही अंतिम लक्ष्य है प्राप्त हुई। जिला अध्यक्ष शंकर झा ने मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा महामारी कोविड-19 कालखंड में किए सामाजिक कार्यों की सराहना किया एवं युवाओं को राष्ट्रहित एवं समाज हित में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। शिविर में रक्तवीरों को भगवा गमछा एवं प्रसारित पत्र देकर भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष राहुल राज, क्षेत्रीय प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ अमरनाथ प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजयुमो जिला महामंत्री विकास कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष उमेश झा, रमन शर्मा, पंकज शाह, सुमिति सिंह, विकास पासवान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। ब्लड प्रेशर का टेस्ट और वगैरह जो बेसिक चीजें होती है रक्तदान संबंधित, वो सारा मेडिकल टीम स्वास्थ्य विभाग यहाँ आया हुआ है, सब लोग कर रहे हैं। सब पूरा मेडिकल जो टेक्निकलिटी है उसको समझ के ही सारा चीज यहाँ रक्तदान किया जा रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से महामारी पूरे जिले भर में फैल गई है, तो प्रदेश युवा मोर्चा और हम सबों के गार्जियन भाजपा जिला अध्यक्ष के सानिध्य में युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानवता की रक्षा हेतु जो जरूरतमंद है उनको ब्लड मुहैया कराया जाए। ब्लड के रूप में यहाँ जो रक्तवीर दान कर रहे हैं उनको हम लोग रसगुल्ला, फिर नाश्ता और फिर एक जूस का भी पैकेट हम लोग मुहैया करा रहे हैं।
सर ये ब्लड जो देते हैं तो देने से क्या कमजोरी महसूस है? लोगों का कहना है कि देते हैं ब्लड तो कमजोरी महसूस होता है, क्या ऐसा नहीं ना है? ब्लड देने से कमजोरी महसूस होने का बात ही नहीं है, क्योंकि आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है और हम सिर्फ 300 ml ब्लड लेते हैं। ये जो बैग है इसमें 49 ml एंटीकोएगुलेंट है और 300 ml हम ब्लड लेते हैं, सब 350 ml। साथ ही ब्लड डोनेशन से बहुत फायदा ही है, क्योंकि जितना भी पुराना सेल, आरबीसी का लाइफ जैसे 120 दिन होता है, तो जितना भी पुराना सेल होता है वो निकल जाता है और नया सेल का रिन्यूअल होता है। साथ ही जो आदमी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उसका वॉल्यूम कम गया, जो हाइपरलिपिडीमिया के मरीज हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम जाता है। इस तरह से ब्लड देने से देने वाले को फायदा है। साथ ही ये है कि रिप्लेसमेंट, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट 6 घंटा में हो जाता है, सेल रिप्लेसमेंट में 4 दिन लगता है। इसीलिए देने वाले को किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती। लोगों के ये मन में भरम है कि देंगे तो हम कमजोर रह जाएंगे। नहीं, ऐसी भ्रांति है जो धीरे धीरे दूर हो रही है। पहले ब्लड डोनेशन के लिए लोग नहीं आते, हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लोग में जागरूकता आती है और खुद अपने कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। नहीं, उनका HIV टेस्ट अभी नहीं हुआ, ब्लड देने के बाद होगा। उसका तर्क ये है कि अगर HIV मान लीजिए किसी मरीज को है तो उसमें वायरल लोड ज्यादा है, अगर उससे हम 300 ml ब्लड निकाल लेते हैं तो उसको वायरल लोड कम हो जाएगा। इस तरह से उसका एक तरह का इलाज हो जाएगा। तो ब्लड लेने के बाद उसका HIV टेस्ट करेंगे? हाँ, HIV टेस्ट करेंगे। हेपेटाइटिस बी किस तरह का जांच करते हैं सर? हम 5 तरह का जांच करते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया का जांच करते हैं, सिफिलिस का जांच करते हैं और HIV का जांच करते हैं। ब्लड ये सब जांच ब्लड देने के बाद करते हैं? ब्लड देने के बाद करते हैं। उसका वही तुक है कि अगर HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी है मरीज तो वो तो वायरस के कारण है, तो अगर उतना ब्लड निकल गया तो उस आदमी में वायरल लोड घट जाएगा, उससे उस मरीज को फायदा होगा। आज जो भाइयों के द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया, ये वाकई में एक बहुत ही शानदार कदम है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया है। इस कोविड काल में मानवता सेवा का जो है बहुत नायाब उदाहरण है और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से रक्तदानियों का यहाँ पे रेला लगा हुआ है, यह मधुबनी के लिए बहुत अच्छा संकेत है और हम चाहेंगे कि इस तरह से ही मधुबनी पूरे बिहार में एक कल के डेट में एक रोल मॉडल बनेगा। रक्तदान जैसे देवों में देव महादेव सबसे उच्च हैं, उसी तरह मानव जीवन की रक्षा के लिए रक्तदान सबसे महादान है। इस कड़ी में हमारे युवा साथी मधवापुर से लेके साहरघाट, बेनीपट्टी, विभिन्न मंडलों से बिस्बी, राजनगर, सभी जगह से आकर स्वेच्छा से रक्तदान दे रहे हैं। क्योंकि कोरोना महामारी के समय किस तरह से हम समाज के जीवन को रक्षा कर सकते हैं, सारे युवा साथी इसमें लगे हुए हैं और यह एकदम निःशुल्क है, सब अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई सहयोग युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है। वो स्वतः अपने स्फूर्ति से जीवन रक्षक, समाज के जीवन को रक्षा करने हेतु, समाज को बचाने के हेतु अपना योगदान दे रहे हैं, रक्त दान कर रहे हैं, जो कलयुग में सबसे बहुत महादान है। और इसके लिए मैं युवा साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट।
शनिवार की शाम जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने मुख्यालय स्थित कमला पुल और पश्चिमी और पूर्वी तटबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जलस्तर की वृद्धि की आशंका को देखते हुए जयनगर अनुमंडल प्रशासन सतर्क है और सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने की बात कही है। अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने शनिवार की देर शाम जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ कमला पुल के अलावे पश्चिमी और पूर्वी तटबंधों का जायजा लिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कमला पुल के उत्तर दिशा पूर्वी व पश्चिमी गाइड बांध जो विगत वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुआ था, ध्वस्त तटबंध मरम्मती स्थलों का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उक्त स्थलों का निरीक्षण और पैनी नजर रखने की बात कही। एसडीओ ने शहरी क्षेत्रों के नाले का पानी सीवरेज गेट का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पानी के दबाव अधिक होने पर बंद करने की बात कही। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 9 से 14 जुलाई के बीच बाढ़ की आशंका पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक करने की बात कही। गौरतलब है कि बीते वर्ष 13 जुलाई को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में एकाएक पानी के दबाव से प्रखंड के कई गांव पूरी तरह प्रभावित हुए थे। कमला में आई प्रलयकारी बाढ़ के ठीक 1 वर्ष पूरा होने पर फिर अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल बाढ़ का दंश झेल चुके प्रभावित गांवों के लोग में आज भी डर सता रहा है। लगातार सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के माध्यम से बाढ़ की आशंका की खबर से लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती गांव अकौन्हा नेपाली रेलवे गुमती के समीप बीते वर्ष ध्वस्त तटबंध की मरम्मती तो हुई, लेकिन तटबंध कितना मजबूत है। स्थानीय लोगों की माने तो अकौन्हा गांव स्थित पूर्व में बने तटबंध से चौड़ाई में काफी कमी और मजबूती पर प्रश्न उठाया जा रहा है। ध्वस्त तटबंध मरम्मती कार्यों का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ले चुके हैं। इस साल बाढ़ की आशंका पर जल संसाधन विभाग की नजर उसी तटबंध को बचाने पर रहेगी जो मरम्मत होने के बाद भी कमजोर है। इसकी मजबूती का अंदाजा बाढ़ के पानी से लगाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो हमेशा जल संसाधन विभाग मानसून के समय ही करोड़ों रुपए से तटबंध या अन्य कार्य कराकर सरकारी राजस्व की भारी क्षति पहुंचाई जाती थी। इस मौके पर अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, बीडीओ चंद्रकांता, सीओ संतोष कुमार, अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग, बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता सत्येंद्र राय, कनीय अभियंता, अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। सुबह में सर इसी जगह टूटा। यहाँ पर टूटा था जी। क्या हुआ था? गिर गया था जी, उलट गया था पूरा का। क्या क्या आदेश दिया गया है अन्य पदाधिकारी? 14 तारीख तक के ये हेवी रेन का सूचना प्राप्त हुआ है। नेपाल के तराई क्षेत्र में काफी बारिश हो रही है और जिसका प्रभाव जो है कमला नदी पर भी होना है, तो उसको लेकर के हम लोग सारे तटबंध का भ्रमण कर रहे हैं और तटबंध की जो भी है गतिविधियाँ और जो भी है क्या क्या प्रॉब्लम है, इंजीनियर लोग भी है हमारे साथ, सिंचाई विभाग के सारे लोग हैं, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता भी, कहाँ कहाँ पाइपिंग हो सकती है या रेन कट हो सकती है उसको हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान जो भी कमी मिलेगी इंजीनियर साहब सबको बताया जाए कि इस जगह पर ध्यान देंगे। सर स्लूइस गेट के बारे में बता रहे थे आप? हाँ, कहीं कहीं स्लूइस गेट भी है, उसको भी यहाँ पर उसको बंद करने की आवश्यकता है, तो इंजीनियर साहब लोग अभी हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं। हम जाकर के देखेंगे जहाँ भी इस गेट में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा कर उसको भी बंद करवा दिया जाए। सर पिछले साल जो बाढ़ आई थी, जो प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए खासकर क्या आदेश दिया गया सर? जैसे कि जो नदी के सटे हुए इलाके हैं, जैसे कि डोरवार पंचायत का कुछ पोर्शन है, उसी तरह से भी पश्चिमी भाग है, खैरामठ का, तो उन सभी इलाकों के जो भी लोग हैं उनसे यही कहना होगा कि हमारा कि लोग सतर्क रहें और खास करके जो बूढ़े बच्चे महिलाएं हैं अगर संभव हो सके तो उसे कहीं शिफ्ट कर दें। हमारे तरफ से भी अंचल के द्वारा भी हम लोग प्रशासन के द्वारा भी ऊंचे स्थलों का चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई, तो उन आश्रय स्थलों पर जाकर के लोग रह सकते हैं
जैसे ही नॉर्मल स्थिति होगी फिर वो अपने घर को लौट जाए। बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव तैयार है सर? हाँ, पूरी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आगे भी जो भी जहाँ तक हो सके हम लोग पब्लिक को कम से कम कष्ट हो इस बार बाढ़ आने का प्रयास कर रहे हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। शनिवार को मधुबनी के उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर विभिन्न मामले की जांच की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं में खर्च की राशि व अन्य कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। नगर परिषद में शनिवार को काफी हलचल रहा। जिला पदाधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह शनिवार को कार्यालय में आकर विभिन्न मामले की जांच की। जिलाधिकारी के आदेश के साथ ही अधिकारी और कर्मी संबंधित संचिका और पत्रों को व्यवस्थित करने में जुटे हुए थे। जांच के दौरान हर संभाग के कर्मियों से पूछताछ की गई और जानकारी ली गई। इस दौरान विभिन्न वार्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। वार्ड पार्षद ने ईओ के द्वारा शहर के विकास की अनदेखी किए जाने की बात कही। जिला पदाधिकारी के दिए गए आदेश पत्र में कई मामले की जांच को कहा गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली योजना के लिए लगभग 1.5 साल से एक भी योजना के लिए निविदा नहीं निकाला जाना भी शामिल है। निविदा नहीं निकाले जाने के कारण शहर में विकास का काम ठप है, जिसे लेकर वार्ड पार्षदों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। वहीं इस जांच के दायरे में डीपीआर व जियो टैगिंग के बाद भी शहर के 3000 से अधिक लाभुकों को अगली किस्त की राशि नहीं दिए जाने, टैक्स की बढ़ोतरी की राह में बाधा पहुंचाने, सशक्त अस्थायी समिति और बोर्ड की बिना सहमति के प्रधान सहायक शंकर झा द्वारा कर्मियों को अपने स्तर से प्रोन्नति दिए जाने और अंकेक्षक में 18 लाख भुगतान के लिए जिम्मेवार कर्मी पर कार्रवाई नहीं किया जाना शामिल है। इसके अलावा 1 साल में विभिन्न योजनाओं में हुए करोड़ों रुपए के भुगतान की भी जांच डीडीसी ने की। उन्होंने विभिन्न मामले में विभाग से शिकायत करने वाले चेयरमैन सुनैना देवी से भी जांच के दौरान जानकारी हासिल की। सशक्त अस्थायी समिति सदस्य उमेश प्रसाद ने बताया कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में सशक्त समिति और बोर्ड के निर्णय की अनदेखी की जा रही है, जिससे कार्यालय में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर में 7 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, पत्रकार से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक शामिल। कमला नदी और भूतही नदी में लहर मार रही उफान पर झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लोगों में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत। दरभंगा और अंदस्ता व ओसीओपी की पुलिस ने 0 माइल से शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 23 बोतल अंग्रेजी शराब व 2 गैलन विदेशी शराब की बरामद। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण। मधवापुर में धौस नदी के प्रवाह से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल हुई बर्बाद। मधवापुर में युवकों ने शुरू किया अर्धनिर्मित रामेश्वर नाथ शिव मंदिर को व्यवस्थित करने का काम। मधुबनी भाजयुमों ने लगाया विशाल रक्तदान शिविर, जिलाध्यक्ष ने की अध्यक्षता। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने कमला पुल और पश्चिमी पूर्वी तटबंधों का लिया जायजा। उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न मामले की जांच, विभिन्न योजनाओं में खर्च की राशि व कई बिंदुओं पर की समीक्षा। बासोपट्टी विधानसभा क्षेत्र के विधान परिषद के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने की प्रेस वार्ता। मौसम विभाग के द्वारा जारी हाई अलर्ट के मद्देनजर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ की अध्यक्षता में हुई बैठक। और बासोपट्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने चुनाव को लेकर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। बासोपट्टी विधानसभा क्षेत्र विधान परिषद के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान नियोजित शिक्षकों की मांग समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बासोपट्टी कर्पूरी चौक के निकट हीरो एजेंसी पर एमएलसी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने प्रेस वार्ता किया है। मौके पर समाज सेवी राजेश झा, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा उर्फ नुन्नू झा, फैक्स अध्यक्ष राम नरेश उर्फ चंदन ठाकुर सहित अन्य शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी के संभावित उम्मीदवार अनिल कुमार झा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हर हाल में नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही देश को महान बना सकता है। शिक्षकों की मांग की पूरा करने के लिए सत्ता तक बात रखी जाएगी। इधर मिथिला क्षेत्र के मधुबनी, दरभंगा सहित अन्य जिलों के बेरोजगार युवक एवं युवती स्नातक करके बाद भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाने को मजबूर हैं। स्नातक प्राप्त युवाओं के लिए ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। मिथिला में मैथिली पर अधिक जोर देने की जरूरत है। श्री झा ने कहा कि अपने मिथिलांचल में युवाओं की प्रतिभा का कोई काम नहीं है। मिथिला के क्षेत्र में हजारों युवा स्नातक करके बैठे हुए हैं एवं रोजगार की तलाश में भी है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर पहल करने की जरूरत है। विभिन्न समस्याओं का प्राथमिकता सरकार से समाधान की मांग को रखा जाएगा। वंशवाद, पूंजीवाद सहित कई कुव्यवस्था को दूर कर प्रयास किया जाएगा। श्री झा ने कहा कि मैथिली को अष्टम सूची में शामिल किया गया, बावजूद कई साल बीत जाने के बाद भी मैथिली को स्थान नहीं दिया गया है। मौके पर कई गणमान्य लोगों ने प्रेस वार्ता में अपनी बातें को रखी। मौके पर प्रोफेसर सुधीर ठाकुर, पसंस हितलाल सहनी, मुकेश ठाकुर, गौरव शंकर चौधरी, श्यामानंद झा, विप्लव चौधरी, इंद्रजीत तिवारी सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। देश है कि ये जो एक परंपरा स्थापित हो रही है, वंशवाद की परंपरा, पूंजीवाद की परंपरा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो एक प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि जो जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी नहीं हो वैसे लोगों को ही यहाँ तवज्जो और जगह दी जाती है। या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर नहीं भी है तो वो अगर पूंजीवाद है, कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कहीं जाके बहुत धनोपार्जन कर लिया, किसी भी रास्ता के चलते धनोपार्जन कर लिया और यहाँ आ गया, तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक जो सादगी भरा जो व्यवस्था है, ईमानदारी
और चरित्रवान लोगों की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस स्नातक विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोग उतरे हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारा ये क्षेत्र जो है मिथिला, तो मिथिलावाद, मिथिला के लिए जो संघर्ष करे, मिथिला के लिए जो लड़ाई लड़े, मिथिला आज देख रहे हैं कि गौरवशाली हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास था, आज कहीं न कहीं से उसको कुंठित किया जा रहा है। चतुर्दिक मिथिला पे जो है कुठाराघात किया जा रहा है, इसकी अस्मिता को, इसकी जो वैभवशाली इतिहास है उसको कहीं न कहीं से खंडित करने का जो चतुर्दिक षड्यंत्र हो रहा है, तो ये जो चाल वहाँ मगध में बैठे हुए जो सत्तासीन के लोग हैं, जो नेता हैं, वो जो चाल चल रहे हैं, उसकी चाल को हम लोग समझ चुके हैं। और उस चाल से भी निजात दिलाने के लिए हम सभी युवा यहाँ जो और मिथिला मैथिली के लिए जो कटिबद्ध लोग हैं, जो आंदोलन में सतत अपने को न्यौछावर करते रहे हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेके इस विचारधारा को समाप्त करने के लिए उनकी सोच है, वहाँ बैठ के जो हमें निर्मूल करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए इस चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग उतरे हैं। और हमको एक और है कि नियोजित शिक्षक जो है, क्योंकि हमारी पत्नी नियोजित शिक्षिका है, और नियोजित शिक्षकों के साथ जो पिछले कई वर्षों से उनकी जो मांग है, उनका जो यथोचित मांग है, उनके मांग के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अनसुनी कर रही है। पिछले दिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन वही घाट का 3 पात, कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं। तो नियोजित शिक्षक के परिवार से मैं आता हूँ, तो नियोजित शिक्षक की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, सत्ता शीर्ष तक ले जाने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए ये मेरा जो लड़ाई है, ये मेरा जो अभियान है, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इसका जो है सो। और सबसे बड़ी बात तो विडम्बना है कि देखिए 2002-03 में मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान दिया गया। मैथिली हमारी संवैधानिक भाषा है, ठीक। और दुर्भाग्य है कि इतने दिनों के बाद 17 साल आज हो गया है, 16-17 वर्ष, और 16-17 वर्ष से प्राथमिक शिक्षा में मैथिली को स्थान नहीं अभी तक दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो सोच है वहाँ मगध में बैठे हुए जो शीर्ष नेतृत्व का जो सोच है, उस सोच के विरुद्ध विद्रोह को विश्वास है, और हमें तो बहुत अधिक विश्वास है कि जो मेरा साथी भरा जीवन रहा 25-30 वर्ष का, उसको देखते हुए एक लोग हृदय से इसमें मदद करेंगे, और निश्चित रूप से हम इस अभियान में आगे बढ़ेंगे और विजय होंगे, और विजय होंगे तो निश्चित रूप से जो प्राप्त इस मैदान में उतरे हैं। काफी लंबे समय से देखा जा रहा है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर एक बैठक की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग व संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ शंकर शरण ओमी ने की। मौसम विभाग के द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ शंकर शरण ओमी की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ ने कहा कि जिस तरह से पिछले 4 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने पिछले साल 13 जुलाई को कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ की याद दिलाते हुए कहा कि जो कुछ भी करना है उसे तुरंत करना चाहिए। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में रही लगातार वर्षा के कारण इस वर्ष भी बाढ़ की संभावना बढ़ गई है। इसी कमला पुल के पूर्वी व पश्चिमी गाइड तटबंधों के अलावे विगत वर्ष बाढ़ के क्षतिग्रस्त तटबंध मरम्मती कार्य स्थल पर तटबंध पर चौकसी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को पदाधिकारियों को जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर और खैरा माठ डोडवार पंचायत और ब्रह्मपुत्रा और डोडवार के कोरियाहा गांव पर विशेष निगरानी रखने की बात करते हुए इन सभी गांवों में प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि पानी के दबाव अधिक होने पर लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। एसडीओ ने कहा कि डोडवार, टेढ़ा और कुरियाहा के पास तटबंध पर पानी का दबाव अधिक रहता है, उसका देखरेख होम गार्ड के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। होम गार्ड की आवश्यकता होने पर पत्रचार के माध्यम से मांग करें। एसडीओ ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंध कैनाल और
फाटकों की सुरक्षा पर पैनी नजर रखने की बात भी कही। साथ ही जो ध्वस्त तटबंध था और मरम्मती कार्य पूरा होने पर ऐसे जगहों के निरीक्षण की आवश्यकता है। एसडीओ ने अंचलाधिकारी को बाढ़ से प्रभावित परिवारों एवं गांवों का वीडियोग्राफी कराने की बात करते हुए कहा कि सामुदायिक किचन रोड, नाव, पन्नी, जाल एवं अन्य जरूरी सामग्री एकत्रित करना होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस्लामपुर, खैरामाठ, ख एवं गौ, डोडवा एवं ब्रह्मोत्रा एवं कोरियाहा एवं टेढ़ा गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है तो त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। इन इलाकों में ऊंचे स्थान को भी चिन्हित किया जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए हल्का कर्मचारी से सहयोग लेने की आवश्यकता है ताकि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सरकारी लाभ दिया जा सके। एसडीओ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बाढ़ की आशंका को देखते हुए अभी से ही तैयार रहने की बात कहते हुए कहा कि सभी से अधिक सर्पदंश के दवा के साथ ब्लीचिंग पाउडर एवं अन्य तरह के दवा उपलब्ध कर प्रभावित इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर दवा मुहैया कराई जाएगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी को तत्काल रद्द किया जाए। बैठक में अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार वीडियो सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार ने आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने बासोपट्टी, कलुआही, हरलाखी के विभिन्न पंचायतों में शिक्षक समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। बासोपट्टी दरभंगा स्नातक विधान परिषद के चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। बासोपट्टी, हरलाखी एवं कलुआही प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में एमएलसी के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने शिक्षक सहित अन्य से मुलाकात किया। उच्च विद्यालय बासोपट्टी पर शिक्षकेतर कर्मियों से विभिन्न मुद्दे पर बातचीत किया। क्षेत्र की समस्या से अवगत हुए। मौके पर शिक्षकों ने अपनी समस्या को भी रखी। इसके बाद बासोपट्टी प्रखंड के सिरियापुर, फेंट, छतौनी सहित अन्य पंचायतों में भी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। प्रत्याशी अनिल कुमार झा ने कहा कि मिथिला के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत समस्या को दूर करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। मिथिला के विकास के लिए बदलाव जरूरी है। परिवारवाद, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ एवं नियोजित शिक्षकों के समर्थन से अभियान शुरू किया गया है। मौके पर समाज सेवी राजेश झा, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा उर्फ नुन्नू झा सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए डे न्यूज पर। नमस्कार।